Hi everyone, welcome to my channel The Modern Gurukul and this is Shilvit sir. आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 के बारे में। हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर हम लोग का कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आते हैं और अभी जाके एक सॉलिड सा नंबर आएंगे जो हम लोग का बेस्ट ऑफ 5 का जो मार्क्स है उसमें एक किक स्टार्ट दे सकता है, एक मोमेंटम बना देगा। और ये दोनों ही एग्जाम एकदम स्टार्टिंग में है, तो इस पे बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए अगर, तो बाकी का जो एग्जाम्स है उसमें ऑटोमेटिकली हम लोग ये मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डिफरेंट सवाल आते हैं कि ये मेरा आंसर मेकिंग नहीं हो पा रहा है, आंसर बहुत शॉर्ट हो जा रहा है, आंसर में क्या पॉइंट्स डालना है, कितना डीप में बात करना है, कितना एलेबोरेट करना है, क्या हम मेरा जो आंसर है वो काफी शॉर्ट हो रहा है या फिर मैं वो की पॉइंट्स को हिट नहीं कर पा रहा हूं, या फिर टीचर्स का क्यों हमको मार्क्स नहीं दे रहे हैं, शायद मेरा वोकैब्स में प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत सारा सवाल स्टूडेंट्स को तंग करते हैं और अक्सर दे आर वेरी मच फोकस्ड अबाउट द लेंथ ऑफ द आंसर, बट आई विल से लेंथ is a part of it, but we need to focus upon the quality। और ये क्वालिटी तब आ सकता है जब हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के ऊपर मेरा पिक्चर्स बना हुआ रहेगा, पूरा स्टोरी को फील किया हुआ रहेगा और स्टोरी का 3-4 चीज के बारे में बहुत बढ़िया पकड़ होना पड़ेगा। जैसे कि कैरेक्टर्स, उस कैरेक्टर्स जो भी कैरेक्टर्स होंगे, हम अभी ओवरऑल बात कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स वहां उस स्टोरी में या फिर नोवेल में जहां पे भी वो कैरेक्टर्स है, जितना भी कैरेक्टर्स है, उनका पर्सपेक्टिव, उनका पर्सनालिटी या फिर उनका एट्रीब्यूट्स जो है उस पे फोकस करना है। जनरली क्या करते हैं हम लोग, रीड आउट कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, विदाउट रीडिंग आउट लाउडली एंड गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी लाइन। आई कैन अंडरस्टैंड लैटिन इंग्लिश बहुत प्रॉब्लम करता है, इवन समटाइम्स पोएम ही जो बोल रहे हैं वो जस्ट द सेंटेंस, रीडिंग आउट द सेंटेंस डजंट रियली मेक सेंस। I can understand. I'm sure स्कूल में, ट्यूशंस में या फिर यूट्यूब में ऑलरेडी इनके ऊपर एक्सप्लेनेशंस हो चुके हैं and most of the students have already finished it. This is the last time when you are actually panicking because ऐसा लग रहा है कि मेरा ये हुआ नहीं या फिर मैं भूल जा रहा हूँ कैरेक्टर्स को। ये हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। रीजन ऐसा भी है कि हम लोग को ये पहला बार ये सिलेबस में आया, हम लोग के पास बहुत ज्यादा PYQs अवेलेबल नहीं है कि जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस कर पाए, जिससे आंसर्स मेकिंग मिल जाए। लेकिन फिर भी मार्केट में हम लोगों को बुक शॉप्स में बहुत सारे पब्लिशर्स का पब्लिश किया हुआ मॉडल आंसर्स है, रेडीमेड सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इससे हम लोग को बूस्टअप मिल सकता है। जैसे कि ऐसे जो वहां पे राइटिंग स्किल्स में आते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर होल ऑफ दिस सब्जेक्ट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन योर राइटिंग स्किल। और जब बात राइटिंग स्किल्स का आता है तो 2-3 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वोकैबुलरी, दूसरा कॉन्सेप्ट एंड तीसरा अप्रोच। कैसे आंसर्स लिखना है, कहां से स्टार्ट करना है। कोई एक सवाल दिया है, हु सेड इट टू हुम, इस पे क्या हम स्टार्ट करेंगे एकदम शुरू से लेके वो कहानी कहां से स्टार्ट हुआ है, कब, क्यों इसको बोला है, नहीं इतना जाना है, या फिर एकदम टू द पॉइंट लिख लेंगे ही सेड टू हिम, ऐसा वाला आंसर होगा। ये लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, तो इतना कंफ्यूजन रखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहला बैच है। तो इसका एक फायदा भी है, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। पॉजिटिव पॉइंट्स यही है कि यू विल गेट अ बिट ऑफ लीनियंसी व्हाइल टीचर्स विल बी चेकिंग योर आंसर एंड इस बार का पेपर उतना टफ भी नहीं होंगे। इट वुड बी स्ट्रेट अवे, ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं ज्यादा। थोड़ा एक आध क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है उसका, जो अगर हम लोग डिविजन्स के ऊपर बात करते हैं तो वहां पे देखेंगे 4 नंबर वाले जो सवाल होते हैं, द लास्ट वन जनरली 3 एंड 4 में रिवाइज किया रहता है। तो लास्ट वाला जो 4 नंबर जहां पे डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन आता है, जहां पे अकॉर्डिंग टू यू और गिव रीजन, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे तुम्हें ज्यादा एलेबोरेशन पे फोकस करना चाहिए। वो जगह पे हम लोगों को एलैबोरेट करना होगा, वो वर्ड्स यूज करना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट उस स्टोरी से हम लोग गैदर किए हैं उसको वहां पे डालना है, वहां पे स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। बट ओवरऑल अगर बात करें, पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। की पॉइंट्स अगर मिसिंग होगा, जो सवाल बोले हैं उससे अगर हम लोग भटक जाते हैं आंसर्स लिखने के टाइम में, स्टूडेंट्स अक्सर लेंथ के पीछे भागते हैं कि 3 मार्क्स का है तो शायद हमको 8 लाइन 10 लाइन लिखना होगा, 5 मार्क्स का होगा तो 10 लाइन 12 लाइन तक भी जाना पड़ेगा, सॉरी 4 मार्क्स का होगा तो हम लोग को 10-12 लाइन तक लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ रूल नहीं है। ये अगर क्लास ISC 11-12 के लिए होता है तो वहां पे क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया होता है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स और मे बी 150 वर्ड्स यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। ऐसा नहीं है, तो हम लोगों को वो वर्ड्स लिमिट हिट करना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। गो बाय द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना डिटेल्स में मांग रहा है, डिस्क्राइब करने बोल रहा है, डिटेल्स में बात करना है, एलैबोरेट करने बोल रहे हैं, एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं, देन यू गो फॉर इट। और कुछ सवाल होते हैं स्टूडेंट्स अक्सर हर क्वेश्चंस में ही उसको एलैबोरेशन करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। I can understand as because there is not you are not having the PYQs previous year questions नहीं होने के कारण हम लोग के पास बहुत सारा अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन जो भी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और राइटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। सिर्फ चैप्टर पढ़ने से नहीं होगा, बट चैप्टर पढ़ने से तो ही आंसर्स लिख पाएंगे। तो चैप्टर पढ़ने के लिए फिलहाल के लिए लास्ट 10 डेज जो है वहां पे हम लोग
एक प्लानिंग के साथ पोएम, स्टोरी एंड जेसी जो है, इनको अगर डिवाइड कर लेते हैं, जुलियस सीजर पूरा नहीं पढ़ना है, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5, और इस पे भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे अगर फोकस करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, तो उससे हम लोग बेहतर रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन का पैटर्न के ऊपर, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सबको पता है कि ये 80 मार्क्स का होते हैं, स्पेसिफिकली इसको हम लोग बोल सकते हैं 5 into 16। ये जो 16 है, मतलब 5 भाग में इसको हम लोग को डिवाइड करना है। इसका क्वेश्चन पेपर्स के साथ, पैटर्न के साथ सब लोग यूज्ड टू ही है। तो पहला वाला जो एमसीक्यूज होंगे, पहला वाला 16 मार्क्स का हो जाएगा एमसीक्यू। बाकी जो 4 क्वेश्चन है, यहां पे हम लोगों को मिल जाएगा टोटल 6 क्वेश्चन आ जाएंगे। उनमें से यू विल गेट जेसी से, नोबल से तुम्हारे पास 2 सवाल रहेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चंस, उनमें से हम लोग को अटेम्प्ट करना है। फिर टीसी में स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज से 2 सवाल, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम। लेकिन हम लोगों को शॉर्ट स्टोरीज में टोटल 5 क्वेश्चंस करना है, तो सब में 2 क्वेश्चंस करके अवेलेबल रहेंगे, 2 क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे, और उनमें से कोई एक मस्ट है, मींस at least you have to attempt one and +1 from anyone which you are preferring। तो जनरली ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि पोएम को अगर हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट नहीं करने बोल रहे हैं, पोएम को अगर हम पोएम से 2 क्वेश्चन ना करके या फिर शॉर्ट स्टोरीज से या फिर जेसी से 2 क्वेश्चंस करें तो बेहतर होगा। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू प्रेफर शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि स्टोरी इजीली एप्रीहेंड कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, और फिर वहां से हम लोग आंसर्स निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन एक चीज है, स्टोरीज में बहुत सारा, शॉर्ट स्टोरीज में बहुत सारा कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स के बारे में अच्छा से समझना पड़ेगा, वो कैरेक्टर्स का इंटेंशन क्या है, वो कैरेक्टर उस स्टोरी में क्या इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, और सिर्फ वो क्रोनोलॉजी, साथ में वो क्रोनोलॉजी को भी फॉलो करना है। ये कैरेक्टर के बाद वो कैरेक्टर जब स्वैप हो रहे हैं, इसका कितना रोल है, ये सारा चीज दिमाग में होना चाहिए। तो बेहतर है, समरी तो जरूर पढ़ना चाहिए, समरी को रिकैप करते रहना चाहिए। वो उससे क्या होता है, पूरा स्टोरी का जो जिस्ट है उसका शॉर्ट में तो हम लोग को आइडिया रहता है, लेकिन ये सिर्फ समरी से काम नहीं चलेगा। कैरेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा, कैरेक्टर का रोल के बारे में, कैरेक्टर का इंटेंशन के बारे में, कैरेक्टर्स कितना डीप मीनिंग डाल रहे हैं। तो ये स्टोरीज पे ये सारा सवाल जब आंसर्स लिख रहे हैं, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ऐसे तो इसके ऊपर ये एक ओवरऑल डिस्कशन है। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं होगा तो हम लोग इस पे और डिटेल्स में बात नहीं कर पाएंगे कि कितना एलैबोरेशन करना पड़ेगा। बट आई विल टेल यू अगेन, it really doesn't mean like ICSE doesn't mention the number of words, they just give you the division। 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको वो लोग डिवाइड कर देते हैं 3 + 3 + 3 + 3 + 4, like this they generally divide it out। इसमें 2 1 भी हो सकता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जनरली नहीं देते, सिनोनिम्स दे सकते हैं, अदर वर्ड्स तो ऐसे दे सकते हैं। तो 4 × 12 + 4 16 मार्क्स का एक सवाल बनेगा। तो ऐसे 16 मार्क्स का यहां से हम लोगों को करना है। तो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स वाला सवाल होते हैं, उसमें दे आस्क योर थॉट्स, दे आर आस्किंग यू अबाउट what according to you, describe, elaborate। ये वाला सवाल पे हम लोग को थोड़ा सा ऊपर से, यानी कि पूरा कहानी जो एक्सट्रैक्ट पढ़ के, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होते हैं कि एक्सट्रैक्ट पढ़ के बहुत टाइम हम लोग समझ ही नहीं पा रहे ये कौन सा जगह से दिया है। इससे निकलने के लिए अभी भी जो 10 दिन है, इस पे अगर हम लोग रीड करते हैं, you can take help from YouTube explanation, there are lots of channels and giving good content। तो उसको सुनते हुए just use that as a audio for the explanation part, and then you just read it, this is a kind of revision। एक करना है रिवीजन, चैप्टर्स को रिवीजन करना है और लिखना है। जब तक हम आंसर्स लिखेंगे नहीं, तब तक हम लोग समझेंगे नहीं, और हो सके तो उसको सॉल्व पेपर के साथ चेक कर लिया जाए। घर में बैठ के सॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं, और उसका जो अभी जो सॉल्व पेपर जनरली है, या फिर इफ योर टीचर्स आर प्रोवाइडिंग यू विद द टीचर्स हैंडबुक, वो टीचर्स हैंडबुक द वर्कबुक व्हिच यू आर हैविंग, अगर ढंग से कोई स्टूडेंट वर्कबुक का हर एक एक्सट्रैक्ट कर दे, तो आई डोंट थिंक कि वो उसको बहुत ज्यादा ट्रबल करने वाला है। वो वर्कबुक का हैंडबुक आते हैं टीचर्स के पास, उसका पीडीएफ या फिर उसको अगर टीचर से मांग लिया जाए, तो उस पे क्या होता है, उसमें बहुत सारा पॉइंट्स, की पॉइंट्स दे देते हैं, तो जो कि हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी क्वेश्चंस बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या की पॉइंट्स होंगे। लाइक सपोज यू आर हैविंग द सॉल्व पेपर विद यू, देन यू जस्ट गो फॉर सॉल्विंग। 2 घंटा हिट करना है, 2 घंटे के अंदर मुझे पूरा प्लानिंग के साथ, इसके बाद इसको ऐसे करके पूरा प्लानिंग के बाद लिख लेना है जो आ रहा है, बस आंसर छूटना नहीं चाहिए। Once you're leaving the questions, you are not attempting it, that means actually you are not going to score, right? अगर हम 80 मार्क्स में हर सवाल में 1-2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स का सवाल छोड़ दे रहे हैं, तो you are not going to get mark for that, not answering that question। I can understand you are not sure about what
should be the answer, what should be the approach, but at least whatever you can apprehend, जितना याद आ रहा है लिख के आना है, at least you will get some marks, but again to the point होना चाहिए. ऐसा नहीं कि bogus answer पूछा है, like like don't just go and hit around the bush. I won't recommend it. तो उससे टीचर्स रिपेल होंगे तुमसे, like your impression will go down. So वो नहीं करना है, like टॉपिक बट छोड़ के नहीं आना है. हम श्योर एक चैप्टर्स अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो उसका स्टोरी का एक मैपिंग होंगे दिमाग पे, और कैरेक्टर्स के बारे में भी पता होंगे, तो उस पे फोकस किया जाए. कैरेक्टर, क्रोनोलॉजी, तो 3 पॉइंट्स हम लोग यहाँ से की ले सकते हैं. क्रोनोलॉजी पे ध्यान दिया जाएगा, कौन सा इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ था, कौन क्या बोला था और क्या इंटेंशन से बोला गया था, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. कैरेक्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी एंड द इंपैक्ट दे हैड मेड ऑन द अदर, लाइक ऑन द होल स्टोरी ऑफ द नोवेल व्हाट यू आर डूइंग, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड द राइट वोकैब इज आल्सो देयर, लाइक एक्सप्रेसिंग इट इन योर ओन वर्ड्स. बुक का पूरा सेंटेंस उठा देना, एक आध सेंटेंस तो जरूर ले सकते हैं, बट एक आध वर्ड्स जरूर ले सकते हैं, max to max, like use some words from the books, like from the story itself. It's okay, but not the whole thing. Try to explain it in your own language. vocabulary अच्छा होगा तो वो impression जमाएगा. तो नहीं है तो भी लिख सकते हैं, उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है. हम बस अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं कि नहीं समझ पा रहे क्या लिखेंगे. ओके फाइन. अभी हम लोग और डिटेल्स में अगर बात करें, लाइक द क्वेश्चंस का टाइप समझना है. इस बार का स्पेसिफिक पेपर बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव नहीं है, तो फिर हम लोग फोकस कर सकते हैं स्पेसिफिक में. और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में वहां पे भी आंसर्स आईसीएसई खुद से दे चुके हैं, तो उसको फोकस करें. वो आंसर्स का लेंथ मत देखो, वहां पे जो आंसर्स है वो लेंथ पे नहीं जाते हैं, वो सिर्फ की पॉइंट्स है. एक आध पॉइंट्स दे दिए, उस पर थोड़ा एलैबोरेट कर दोगे या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में लेके जाएंगे, और पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस में लिंक होना चाहिए. ये अक्सर होते हैं कि थोड़ा देर इस पे बात करके दूसरे टॉपिक में चले गए और लिंक नहीं हो पाया, तो फिर उसका मीनिंग नहीं निकलेगा. तो लाइक वन लाइक उसमें भी ऐसा नहीं है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स में भी कभी कभार 2-3 क्वेश्चंस को लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें तो डायरेक्ट टू द पॉइंट ही देना है. हु सेड टू हुम बोला गया है, तो इसमें हमको नहीं स्टार्ट करना है कि ये कब जन्म लिया था या फिर क्या हुआ था तब जाके ये इस पे बात करना लगा. ऐसा कुछ नहीं है, इतना एलैबोरेशन पे नहीं जाना है. वो सेड टू हिम है, और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है उस पे डायरेक्ट सवाल का आंसर्स देने हैं. लेकिन जहां पे तुम्हें लाइक व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव और मे बी आस्किंग यू टू एलैबोरेट और डिस्क्राइब, तो वहां पे पूरा स्टोरी एज अ होल डिस्कस लाइक उस पे जो लाइक उस क्वेश्चंस के आसपास से जगह से थोड़ा सा हम लोग को अप्रोच अलग रखना है, तो तब थोड़ा एलैबोरेशन बनता है, नहीं तो फिर इंप्रेशन नहीं बनेगा. सो नाउ इससे बेहतर है हम लोग जेसी में कुछ अब कहां से पढ़ें और सिलेबस को कैसे लास्ट 10 डेज में हम लोग खत्म करें. इस बार क्योंकि फर्स्ट बैच है तो हम लोग यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स यूज नहीं कर पाएंगे. कौन सा स्टोरी आईसीएसई प्रेफर करेगा, कोई स्किप करने का ऑप्शन नहीं है. 5 हम लोग के पास शॉर्ट स्टोरीज हैं, 5 को का 5 लाइक 5 फ्रॉम हियर पूरा करके जाना है. लेकिन एक छोटा सा गेसिंग शायद तुम लोग भी लाइक सोच सकते हो, जैसे जेसी में है एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5, तो इसमें अगर पढ़ना तो सारा पड़ेगा, रीड इट लाइक लाइन वाइज, हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. लाइक आई वुड रिकमेंड कि पैराफ्रेज का अगर बुक है तो मत पढ़ो उसको, क्योंकि पैराफ्रेज में जो राइटर है वो ऑलरेडी उस चीज को आसान लैंग्वेज में इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखे हैं. अब तुम सिर्फ उसको पढ़ोगे तो जब तुम उसको पढ़ने के बाद वहां से क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो उससे भी और सिंपल हो जाएंगे और वो मटेरियल नहीं मिलेंगे. तो बेहतर है यू यूज द ओरिजिनल लाइक जेसी का जो लैटिन वर्ड्स में और उसके साथ जो साइड में एक्सप्लेनेशन है, जो वर्ड्स वहां पे, उससे मतलब निकाल के अगर हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं, YouTube का भी हेल्प ले सकते हैं. YouTube पे बहुत सारा चैनल्स है जहां पे बहुत अच्छा कंटेंट यूज करते हैं, तो उससे भी अगर उसको हम लोग ऑडियो की तरह यूज करते हैं और फिर लाइन वाइज हम लोग रीड करते हैं, उससे हम लोग को एक कॉन्सेप्ट बनेगा. लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जगह जरूर है जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं. इसमें हल्का सा एक छोटा सा स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं. एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 आएगा सवाल 2, तो ईदर इट विल बी एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 या फिर एक्ट 3, एक्ट 5 ऐसे हो सकता है. लेकिन पढ़ना तो सारा पड़ेगा. उसके अलावा कुछ पोर्शंस में हम लोग ज्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे जेसी में घोस्ट सीन, लाइक जूलियस सीजर का घोस्ट जब आते हैं, ब्रूटस का like when Brutus sacrifices his life, I would use this word sacrifice, and Cassius like when he commits suicide. So एक ही काम है लेकिन हम यहाँ पे जानबूझ के 2 अलग-अलग वर्ड यूज कर रहे हैं. Cassius suicide किए हैं, Brutus sacrifices his life. That is because there is something which is differentiating this 2 person. Brutus the most noblest person and Cassius the cunning one, the manipulative one. So like he is, I would say, Bhagoda, right? Cassius पे वो he's not a
उसका डेथ को वो सुसाइड मान सकते हैं। एनीवेज दिस इज माय पर्सपेक्टिव। सो दिस सीन, केशियस सीन एंड ब्रूटस एंड केशियस एज अ कैरेक्टर, ब्रूटस एंड केशियस, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। और इन दोनों का जो फर्दर हुआ था टेंट के अंदर, जो लाइक बाता-बाती हुआ था, वो बहुत टेंट सीन, उसके आगे पीछे क्यों हुआ था सारा, लाइक कोई एक स्पेसिफिक लाइन या फिर समथिंग नहीं बोल रहे। और हम लोग फ्यूनरल स्पीच, इन लोगों का जो एंटनी और ब्रूटस का जो फ्यूनरल स्पीच है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक एंटनी का स्पीच और ब्रूटस का स्पीच, बार बार इस पे एकदम स्टार मार्क कर सकते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए। ब्रूटस एंड एंटनी का स्पीच पे हम लोग फोकस करेंगे। और लाइक असैसिनेशन सीन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। असैसिनेशन सीन को भी अलग से कर लेना चाहिए हम लोगों को। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि, और हम लोगों को इससे रेफरेंस के लिए 2008 मोस्ट प्रोबेबली, या 2008 वाज द लास्ट बैच जो जूलियस सीजर, आईसीएसई में जूलियस सीजर थे। उसके बाद से ये सिलेबस चेंज हो गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आ गया। तो 2008 का पीछे में पीवाईक्यू सिर्फ जेसी का, टीसी का नो हेल्प, नथिंग, ईच एंड एवरी दिस 5+5 every damn chapter you have to read. Sorry, this is the negative पार्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट बैच। 5+5 सबको करना है। कैसे करना है? अगेन सुनना है, रीड इट लाउड करना है। पोएम्स को थोड़ा सा नेगलेक्ट करने हम इसलिए कह रहे हैं कि समटाइम्स पीपल डू गेट स्टक व्हाइल राइटिंग द आंसर। सो पोएम से एक सवाल, सारा चैप्टर्स को बार बार उसको सुनना है, रीड करना है। और समरी, वर्कबुक, आई वुड सजेस्ट वन थिंग, वर्कबुक इज राइट नाउ फॉर 2025, वर्कबुक का जो सवाल हम लोगों के पास है, जो एक्सट्रैक्ट है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू लाइक जो क्वेश्चंस आएंगे, हम ये तो नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली वर्कबुक से उठा देंगे, लेकिन इट विल बी वेरी क्लोज टू इट। सो वर्कबुक, इट विल बी माय रिकमेंडेड टू एवरीवन कि वर्कबुक का ईच एंड एवरी एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। एंड इफ पॉसिबल टॉक विद योर टीचर, लाइक गेट द टीचर्स हैंडबुक, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा की पॉइंट्स दैट एक्सट्रैक्ट के साथ जो रेडीमेड आंसर्स टाइप का हो जाएंगे तुम्हारे पास, की पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स मिसिंग नहीं होना चाहिए। आगे इस पे और डिटेल्स में बात कर सकते हैं। सो दिस वुड व्हाट आई विल सजेस्ट। अब इस पे बात करने के लिए, आगे का ये वीडियो पे बात करने के लिए, सॉरी, द क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन में डिटेल्स में बात करने लगे कौन सा क्वेश्चन में कितना ज्यादा स्ट्रेस करना है, इसके लिए आई वुड लाइक टू हैव अनदर सेशन, another video, जहां पे हम लोग एक डेमो क्वेश्चंस ले सकते हैं। Maybe it could have been like we can discuss about with the competency one, or maybe competency based question bank which has been published by ICSE, or maybe the specimen। हालांकि दोनों में ही आंसर स्क्रिप्ट दिया हुआ है पीछे, लाइक क्वेश्चन के साथ आंसर्स दिया हुआ है। इस बार का जो क्वेश्चन है असेसमेंट पेपर में भी रिकॉल, एनालिसिस, एप्लीकेशन बेस्ड, सो बी ट्रिकी विद द एनालिसिस एंड द एप्लीकेशन वन, दैट इज द ट्रिकी क्वेश्चन। बट अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन पेपर में कहीं मेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ के, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पढ़ के समझना है, इससे डरने का जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली, ये एनालिसिस अलग से दिमाग में रखने का नहीं है, ये एनालिसिस बेस्ड है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, ये रिकॉल बेस्ड है। जनरली जो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन होता है वो स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट होते हैं। लाइक व्हाट हैपेंड, दैट इज दे आर आस्किंग, यू नीड टू रिकॉल। रिकॉल मींस लाइक द चैप्टर्स जो पढ़े हैं, जो लाइनिंग्स है, जो क्रोनोलॉजी है, वहां से हम लोग इसको आंसर करेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी द इजी वन। अगेन रिमेंबर, नो लीविंग आउट आंसर्स, लाइक यू आर नॉट गोइंग टू leave out any questions unattempted, you have to answer it, और ये have to answer it में स्टूडेंट्स जब जनरली स्टक कर जाते हैं, दो प्रॉब्लम हो जाते हैं, द क्वालिटी गोज डाउन। सेकंड क्या हो जाते हैं कि इतना ज्यादा एलैबोरेशन में चले जाते हैं, एक क्वेश्चन में ऐसे लिखते गए कि एक दो पेज लिख दिए, सोचते हैं कि टीचर्स इंप्रेस हो जाएंगे। नहीं, टीचर्स इंप्रेस नहीं होंगे, तुम पॉइंट्स नहीं डाल रहे हो, बोगस टॉपिक्स में लिखे जा रहे हो, तो फिर नहीं टीचर इंप्रेस होने वाले हैं। सो रिमेंबर, टू द पॉइंट, elaboration is also required, but wherever it is required, read the questions and then only elaborate, not like over elaborations, don't go for it, that is going to repel, that is not going to fetch you marks। and सबसे बड़ा मुश्किल, अगर मान भी लेते हैं कि चलो हम elaborate करके लिखे हैं, you are going to lose your time। पता चलेगा कि उस पे करते करते मेरा एक क्वेश्चन को छूट गया। ये किसी का नहीं होना चाहिए। अगर एक ये हो गया, so you will have an impact throughout the ICSE। numbers पे impact क्या होगा वो इंग्लिश में, वो बाद में, पूरा बाकी सबको झूठ बोल सकते हैं। एग्जाम जो होते हैं ना, एग्जाम खत्म होते हैं तो फिर बोलते हैं एग्जाम कैसे होता है, कैसे गया, तो कोई बोलता है ये बहुत अच्छा था, ये बहुत हार्ड था, ये बहुत इजी था। ऐसा कुछ नहीं होते, जैसे प्रिपरेशन रहता है उसके हिसाब से उसका होते हैं। लेकिन वंस लाइक तुम सबको बोल भी दो ना
कि मेरे तो एग्जाम बहुत अच्छा गया, बट यू नो इट, मैंने तो 10 मार्क्स छोड़ के आया, मैंने तो 20 मार्क्स छोड़ के आया, सो यू आर गॉन। अब उसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी का सब्जेक्ट्स में लाइक ऑटोमेटिक आएगा। सो आंसर अटेम्प्ट ऑल द आंसर्स, एक भी आंसर अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। एमसीक्यू पे बात नहीं करते क्योंकि वो तो स्टोरी का जिसका जितना ज्यादा बेहतर पकड़ होंगे उसी से होंगे। एंड एनीवेज फोकस अपॉन लाइक ऑर्नामेंट्स ऑफ इंग्लिश, लाइक मेटाफोर, इसके ऊपर एलिट्रेशंस, इनके ऊपर थोड़ा बहुत जब भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं, इस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए। क्योंकि कुछ वर्ड्स देखे हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस देखे वहां पे ऑप्शंस जरूर देते हैं, लेकिन दे आस्क यू, दे गिव यू अ सेंटेंस एंड देन आस्क यू कि उसका ही सिमिलर आंसर्स निकालने के लिए। सो एंड दैट इज नॉट फ्रॉम योर बुक। वो चीज को समझना होगा, द लाइनिंग व्हिच विल बी गिवन वो बुक से उठा के देगा, लेकिन उससे डायरेक्ट क्वेश्चन वैसा नहीं है, उसको तुम्हें एनालाइज करके समझना पड़ेगा। वहां पे जो क्वेश्चंस है, जो ऑप्शंस है, उसमें से वो सिमिलर टाइप का कौन सा है। सो इस जो ऑर्नामेंट ऑफ इंग्लिश है उसका ऊपर छोटा सा नोट्स मिल ही जाएंगे आराम से, नहीं होंगे तो यू कैन पिंग मी आउट, लाइक आई विल गिव यू अ लिंक वेयर यू कैन जॉइन एंड गेट दोस थिंग्स। सो देयरबाय उससे काम हो जाएंगे। फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग आई वुड से कि आई विल मेक अनदर वीडियो वेयर आई विल बी यूजिंग क्वेश्चन पेपर ओवर हियर, लाइक क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पे किस में कितना स्ट्रेस करना है। पूरा आंसर्स तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली क्वेश्चंस थोड़ा सा पढ़ के इसमें कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है एक आध डेमो कर सकते हैं, जिससे आइडिया हो जाएगा। बट स्टिल अगेन आई विल से की टू सक्सेस इज वर्कबुक। वर्कबुक आस्क फॉर टीचर हैंडबुक। आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज नॉट सो मेनी अल्टरनेटिव अवेलेबल राइट नाउ as because you're the first batch, but still you can't lose hope, you can't lose hope, 10 days is still there, chapters clear है नहीं है तो सुन के हो जाएगा, right? So focus upon writing, remember writing, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना स्कोर करेंगे। चैप्टर्स पढ़ने से चैप्टर समझने का मार्क्स नहीं मिलेंगे, कितना लिख के आ रहे हैं उसका मार्क्स मिलेगा। सो लिखना अभी भी स्टार्ट कर दे, नहीं किए कोई बात नहीं, पूरा साल नहीं किए, अब एटलीस्ट लिखना स्टार्ट कर दे एंड स्टार्ट कंपेयरिंग योर आंसर विद द सॉल्व वन। वंस यू सी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट इट, गो फॉर द सॉल्व वन। सॉल्व पेपर्स इस बार तुम लोग को हेल्प करेंगे। एंड वन मोर पॉजिटिव थिंग टू जस्ट बिकॉज लाइक यू आर द फर्स्ट बैच, एक पॉजिटिव होप से हम लोग छोड़ सकते हैं कि this time the answers quality, like the teachers is going to be lenient and the question paper is not going to be that tricky one. So that is what we can hope and we will do well.